कहने का मतलब कि हम डायरेक्टली पार्लियामेंट में जाके या स्टेट लेजिस्लेचर में जाके नहीं बैठते हैं, हम किसी को इलेक्ट करते हैं और वो हम लोगों को जाके रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में। जैसे लखीसराय के लोग राजीव प्रताप सिंह रूढ़ी को इलेक्ट किए होंगे और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोगों को पार्लियामेंट में। नहीं तो नहीं, छपरा जितना से है भैया। ज्यादा, सॉरी, छपरा से है भैया, हम लोग को बदनाम मत कीजिए, छपरा से है। अरे वो एक्चुअली न्यूज में आ रहा था लखीसराय, आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो छपरा। बेसिकली हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हमने उनकी जगह किसी अच्छे को चूज किया होता तो हमारा जो क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में वो बहुत अच्छा होता। जैसे आप समझो कि कुछ लोग अच्छे लोगों को चुन के भेज रहे हैं, कुछ लोग गुंडे माफिया एंड ऑल को चुन के भेज रहे हैं। तो नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि द मजेस्टी ऑफ गवर्नेंस लाइज इन रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेशन। यानी जितने अच्छे तरीके से, जितना क्वालिटी रिप्रेजेंटेशन हम पार्लियामेंट में सेंड करेंगे उतना अच्छा डेमोक्रेसी होगी। तो आप देखो ना कि अगर आप अच्छे लोगों को वोट करोगे तो वो हमें अच्छे से जाके हमारी बातों को वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन सारे न्यूज को, जो पॉलिटिकल न्यूज होते हैं, उनको आप बस ये सब देखा करो। और अब जैसे बिहार की न्यूज में देख रहा था कि पप्पू यादव पे एफआईआर हुई एंड पप्पू यादव को अरेस्ट कर लिया गया। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि लालू जी अरेस्ट हो रहे हैं या पप्पू जी अरेस्ट हो रहे हैं। बस हाँ ये देखो कि किस एक्ट के थ्रू अरेस्ट किया। न्यूज में आप देखोगे कि एपिडेमिक एक्ट। अब देखो कि एपिडेमिक एक्ट के क्या प्रोविजंस हैं। उन एपिडेमिक एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कितने अच्छे से हो रहा है, वो एक्ट क्यों जरूरी है, इन पर्सपेक्टिव से देखो। बाकी पॉलिटिकल चीजों को ना, जैसे कि आपके माइंड में ये आना ही नहीं चाहिए कि राजीव प्रताप सिंह रूढ़ी जो ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे हैं, या पप्पू यादव जी हैं जो एमएलए हैं साहब, वो किस पार्टी के हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उससे आपको मतलब ही नहीं रखना चाहिए। आपको डायरेक्ट उसका जो पिलर है, जो मतलब बेसिकली उसकी जो नींव है कि हमने उनको रिप्रेजेंट किया, वो हमारी बातों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, ऐसे चीजों पे ध्यान रखना चाहिए जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। गॉट माय पॉइंट? यस सर। तो हम GS1 की बात कर चुके थे उस दिन, राइट? अब हम बात करेंगे GS2 की। पेपर 2। यस, यहाँ पे देखो GS2 में लिखा हुआ है पेपर 3, क्योंकि जो पेपर 1 होता है वो क्या होता है, एसए का होता है, और एसए को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो बेसिकली इस पार्ट को जो हम ना तीन ब्रॉड, इस पेपर को 3 ब्रॉड पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, दूसरा गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, और तीसरा इंटरनेशनल रिलेशन। तो सबसे पहले जो तीनों ये ब्रॉड पॉइंट्स हैं, जैसे पहला मैंने आपको कहा कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हिंदी में बोलते हैं हम संविधान, इसमें हम संविधान के बारे में अध्ययन करते हैं उस पूरे पेपर में। और पॉलिटी, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो वे ऑफ गवर्नेंस, जो वे ऑफ रूलिंग मेंशन है, जो प्रोविजन मेंशन है, उसका ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, वही आपकी पॉलिसी या पॉलिटी होती है। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक हो गया ब्रॉड, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन और उसके जो वेरियस पॉलिसीज हैं, उसके वेरियस आर्टिकल्स हैं, उसमें वेरियस जो अमेंडमेंट्स होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, जो उसके थीम्स हैं, उनका ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज पॉलिटी, इन दोनों चीजों को स्टडी करते हैं। दूसरा पार्ट है गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। अब देखो गवर्नेंस क्या है कि ये ब्रॉडर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि द पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर विल मेक रूल इन देयर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट। तो उसमें देखो कि फिर वो रूल बॉडी एक बनाएगी, जैसे मैंने आपको बताया था लेजिस्लेचर, और उसको फिर एग्जीक्यूटिव जो होता है, जो मैंने आपको पहले दिन, आपको याद होगा मैंने मॉन्टेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में आपको ब्रीफ किया था। तो कैसे एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे जुडिशरी उसको फिर एनालाइज करता है, वो सब चीजें आप गवर्नेंस का एक पार्ट हो जाता है। ठीक है, गवर्नेंस एक ब्रॉडर टर्म होता है, और गवर्नेंस ना न्यूट्रल कंसेप्ट है। ये गुड भी हो सकता है, मतलब गवर्नेंस इज लाइक अ न्यूट्रल कंसेप्ट। उसको फिर हम पर्टिकुलरली डिवाइड करते हैं गुड गवर्नेंस एंड बैड गवर्नेंस, डिपेंडिंग अपॉन कि जो हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या है।
कोई भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है बेसिकली वो ट्राई करते हैं कि एक न्यूट्रल पॉलिसी हो जिससे किसी को नुकसान ना हो। बट ऑब्वियसली गवर्नेंस में जब आप मतलब कोई भी लॉ बनाते हैं तो उसका कोई फायदा भी कुछ लोगों को होगा, कुछ नुकसान भी होगा, तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस में डिवाइड करते हैं। जब गवर्नमेंट जो है वही गड़बड़ हो, वही ऐसी पॉलिसीज बनाए जो ओवरऑल, जैसे अगर कल को कोई गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट ये लॉ बनाए कि जितने भी पुअर लोगों को मनरेगा वगैरह में रोजगार मिलता है वो मिलना बंद, तो चूंकि ये एक ब्रॉडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इम्पैक्ट करेगा, तो वी कैन से दैट यस दिस इज एग्जांपल ऑफ बैड गवर्नेंस। लेकिन अगर उसके जगह पे वो कुछ और अच्छे प्रोविजंस देते हैं तो फिर हम बोलेंगे नहीं, ये गवर्नेंस बैड नहीं है, इन्होंने ऑलरेडी इसको इम्प्रूव करने की बात कोशिश की है। और इसी में जो पार्ट है सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस जो है ना बेसिकली देखो ये अरिस्टोटेलियन प्रिंसिपल है। वो ये कहता है कि अगर सब सोसाइटी में एक जैसे नहीं है तो जरूरी है कि जो निचले तबके में है, जो वीकर सेक्शन है, उनको गवर्नमेंट के एंड से सपोर्ट मिले ताकि वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ सके। तो सोशल जस्टिस को हिंदी में बोलते हैं सामाजिक न्याय। तो स्टेट का रोल यहाँ पे आता है, सोसाइटी का रोल भी आता है, और ये जो आपके एनजीओज एंड ऑल होते हैं उनका भी रोल आता है कि कैसे उनके अपलिफ्टमेंट की बात की जाए। और लास्ट में है इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि इंडिया का जो वर्ल्ड की और कंट्रीज हैं, जो वर्ल्ड के और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन है, और जैसे बिम्स्टेक है, जैसे ब्रिक्स है, या फिर इंडिविजुअल कंट्रीज हैं लाइक पैलेस्टाइन है, इजराइल है, चाइना है, यूएस है, रसिया है, उन सब के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है, कुछ डील्स होती हैं या कोई चेंजेस होते हैं ग्लोबली, उसका हमारा उनके रिलेशन के कंटेक्स्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सब हम इंटरनेशनल रिलेशन में स्टडी करते हैं। देखो वन बाय वन मैं यहाँ पे ब्रीफ करूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, मतलब ये कैसे 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 बना, ठीक है, ये हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग एंड इवोल्यूशन कि कहाँ से इसकी बात स्टार्ट हुई कि इंडिया के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसके अंदर जो सारे प्रोविजंस हैं वो क्या क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं। जैसे हम जानते हैं कि इंडिया जो कंट्री है वो फेडरल इन नेचर है और वो लगभग सेपरेशन ऑफ पावर की बात करती है, बट दैट सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट वेरी वाटर टाइट लाइक दैट ऑफ यूएस। यूएस में क्या है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का है वो एकदम वाटर टाइट है। लाइक legislature will not take part in, will not encroach in the domain of executive or judiciary. Similarly, judiciary will not encroach in the domain of executive and legislature, and similarly executive will not encroach in the domain of legislature as well as executive. बट यहाँ के फीचर्स देखोगे आप कुछ अलग रहेगा, हम मोर डिपेंडेंट हैं। यहाँ पे आप देखोगे कभी कभी लेजिस्लेचर जुडिशरी का रोल प्ले करेगा, कभी कभी जुडिशरी लेजिस्लेचर का प्ले करेगा। तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं, जैसे यूनिटरी इन है, फेडरल इन नेचर, यूनिटरी इन गवर्नेंस। उसके बाद जो 1947 में 48 में जो 1950 में जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, अभी तक वो कॉन्स्टिट्यूशन वैसा ही नहीं है। कई सारे अमेंडमेंट आए, फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट, जीएसटी वाला 101 अमेंडमेंट था। तो टाइम टाइम पे सारे चेंजेस आते गए हैं, तो हमें उनको भी पढ़ना होता है। और इसको आप ध्यान दो ना कि ये अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो आपको सारे अमेंडमेंट्स नहीं पढ़ने होते। सिर्फ कुछ जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, जैसे 42 अमेंडमेंट्स, जैसे 44 अमेंडमेंट्स। 42 अमेंडमेंट्स में तो इतने सारे चेंजेस हुआ था कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वो जो अमेंडमेंट में जो सारे चेंजेस आए। और उसी अमेंडमेंट में हमारे प्रीएम्बल में भी कुछ वर्ड्स ऐड हुए, जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर, ठीक है, ये सब वर्ड्स भी नए चेंज उसमें ऐड हुए थे। उसके बाद सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये जो कंसेप्ट की ओरिजिन हुई थी 1973 में, एक केस आया था, केशवानंद भारती वर्सेस आई थिंक स्टेट ऑफ केरला केस था। उसमें लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारा पार्लियामेंट है, वो चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकता है, लेकिन कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बैकबोन है, बेसिक स्ट्रक्चर है,
उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, ये पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता। उन बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में भी हमको पढ़ना होता है, लाइक वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिनको चेंज करने की पावर पार्लियामेंट के पास नहीं है। तो ये आपका हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है पार्लियामेंट, उसी का काउंटर पार्ट मेंशन है स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब संसद और विधानसभा। तो दूसरे पार्ट में देखो यहीं से स्टार्ट होता है, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। केंद्र की क्या जिम्मेदारियां हैं, राज्य की क्या जिम्मेदारियां हैं। अभी आप न्यूज पे डिबेट देखते होंगे तो अक्सर कहते होंगे कि स्वास्थ्य जो है, हेल्थ जो है, वो स्टेट का डोमेन है, सेंटर क्यों इसमें रोल प्ले करे, सेंटर को आप क्यों ब्लेम कर रहे हो, ये तो हेल्थ जो है ये तो राज्य का विषय है। तो उसमें आप ये पढ़ोगे कि इन सब चीजों में कि कौन किसका सब्जेक्ट है और उन सब्जेक्ट को अच्छे से निर्वहन करने में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। और जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल मतलब कि यहाँ पे ना जैसे स्टेट और सेंटर अपने अपने डोमेन में इंडिपेंडेंट है। सेंटर के पास अपनी गवर्नमेंट होती है, स्टेट के पास अपनी गवर्नमेंट होती है। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें देयर इज डिवीजन ऑफ पावर, की कुछ पावर केंद्र देखेगा, कुछ पावर राज्य देखेगा। इनको हम यहाँ पढ़ते हैं। उसके बाद डिवोल्यूशन ऑफ पावर पढ़ते हैं। डिवोल्यूशन ऑफ पावर मतलब कि टॉप से बॉटम डाउन अप्रोच ऑफ पावर शेयरिंग। इसका जो मतलब है मेन है वो है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि पंचायती राज व्यवस्था हुई, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो अर्बन गवर्नेंस बॉडी है, जैसे ये म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनका प्रोविजंस दिया गया। तो डिवोल्यूशन मतलब कि गवर्नेंस को लोगों के और पास लाना। पहले क्या था कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले जो सबसे लोवेस्ट यूनिट थी रिप्रेजेंटेशन की, दैट वाज विधायक, दैट वाज एमएलए। बट आज की डेट में हम अपना ग्राम प्रधान को भी डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कि ब्रिंगिंग डेमोक्रेसी टू द ग्रास रूट लेवल, दिस इज डिवोल्यूशन ऑफ पावर। और उसके बाद फाइनेंशियल्स अप टू लोकल लेवल एंड चैलेंजेस। लोकल जो गवर्नेंस है, जैसे आपके बिहार में जो इलेक्शन होता है, मुखिया आप चूज करते हो, ब्लॉक प्रमुख चूज करते हो। यूपी में क्या होता है, वे इलेक्ट ग्राम प्रधान, वे इलेक्ट ब्लॉक प्रमुख, वे इलेक्ट जिला परिषद सदस्य एंड देन ऑब्वियसली जिला पंचायत अध्यक्ष। तो जो ऊपर से नीचे फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, उनको जो पावर दी गई है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, ये सब हम सेकेंड टॉपिक में पढ़ते हैं। और सबसे ये जो थर्ड टॉपिक है, इसमें मैं ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुका हूँ। इट्स अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर। जो मॉन्टेस्क्यू कंसेप्ट है वो यहाँ पे आता है। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास ही कॉन्स्टिट्यूशन है, और कंट्रीज है उनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे यूएस है, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, आयरलैंड है, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, दो दे आर नॉट रिटन। सिमिलरली ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं वो अदर कंट्री में कैसे हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम बहुत डिटेल स्टडी नहीं करते। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन, जैसे इंडिया में इमरजेंसी प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 352, 356 एंड 365। तो ये जो सारे प्रोविजन हुए हैं ये जर्मनी के वाइमर रिपब्लिक से लिए गए। तो वहां पे अभी भी वैसा प्रोविजन है क्या? जैसे हमारे यहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 22 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो किस कंट्री से लिया गया, वहां पे भी ऐसा प्रोविजन है कि नहीं? तो ये मेन जो कुछ बोन ऑफ कंटेंशन वाले प्रोविजंस हैं उनको हम देखते रहते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, संसद और विधानसभा के क्या क्या पावर हैं, क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, और उनको जो पावर और प्रिविलेज दिए गए हैं उससे क्या प्रॉब्लम, क्या मतलब उसमें अच्छाई क्या निकल के आ रही है, बुराई क्या निकल के आ रही है, उनको और कौन से पावर दिए जाने चाहिए, और ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं कि जिसको देख के लगता है कि इनके पास इतने पावर्स नहीं होने चाहिए। तो ये सब प्रोविजंस हम पार्लियामेंट और इसमें ये स्टडी करते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट में क्या करते हैं कि जुडिशरी के बारे में, वेरियस जुडिशरी, और यहाँ पे प्रेशर ग्रुप एंड एनजीओज वगैरह, फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं जैसे एनजीओज वगैरह हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं। और यहाँ पे हम एक देखो, एक पहली बार किसी एक्ट का नाम मेंशन है, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इसमें आरपीए इसको बोलते हैं, आरपीए 1951, 52 एंड 61, 62 करके है, ठीक है, 2-3 इसमें अमेंडमेंट्स हैं। इसके जो बेसिक्स प्रोविजन है, इसी प्रोविजन, इसी एक्ट के थ्रू क्या होता है, सॉरी, इलेक्शन होते हैं इंडिया में।
तो इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको याद होने चाहिए, जैसे डिस्क्वालिफिकेशन की क्या प्रोविजन है, इलेक्शन में जैसे अलग अलग देखो ना कि अभी आपके यहाँ बिहार में विधानसभा का इलेक्शन हुआ है, तो वो पूरा इलेक्शन इसी एक्ट के बेसिस पे हुआ है कि कब कोई किसी को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, कब किसी के पास क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर किसी के ऊपर है तो उसको कब हटाया जा सकता है। ये सब सारी चीजें जो प्रॉपरली इंडियन में इलेक्शंस को गाइड करते हैं, कैसे इलेक्टोरल सिंबल एलोकेट होंगे, ये सब पूरा ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में मेंशन है। ये एक्ट के आपको इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पढ़ने होते हैं। सिमिलरली अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, एजी है, कैग है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, और उसके अलावा जो कुछ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे सीबीआई वगैरह भी हैं, तो उनके क्या पावर हैं, उनके पावर में अगर कोई चेंजेस हुए, जैसे इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, और ये आपका सीवीसी है, सीआईसी है, इन सब की पावर क्या है। अभी जैसे क्या है कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है सीआईसी, उसको राइट टू इंफॉर्मेशन है 2005 से पावर मिलता है। अभी लास्ट ईयर क्या हुआ कि सीआईसी के जो पावर्स हैं उनमें थोड़े से चेंजेस लाए गए, क्योंकि आरटीआई एक्ट को अमेंड किया गया। तो पिछली बार मेंस में क्वेश्चन आया था कि ये जो आरटीआई एक्ट में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2009 आई थिंक में जो 2009 और 2005 एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, आई थिंक 2005 है या 2009, इन दोनों में से। तो उसमें क्या चेंजेस लाए गए, और वो चेंजेस लाए गए तो उससे सीसी के पावर पे कितना इम्पैक्ट पड़ा, और इसका सोसाइटी पे क्या इम्प्लीकेशन है, ये क्वेश्चन पिछली बार मेंस में आया था। तो अगर ऐसे कोई चेंजेस होते हैं, जैसे आप हिंदू पढ़ रहे हो, एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, तो लगातार उस टॉपिक पे एडिटोरियल में आर्टिकल आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप समझ जाओ यानी कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी जैसे फाइनेंस कमीशन वगैरह हुए, उसको भी हम स्टडी करते हैं। इसको बाद में हम एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। और ये फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन कि टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट वेरियस एक्ट बनाती है, वेरियस पॉलिसीज लाती है हमारे डेवलपमेंट के लिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना लाया था, स्वच्छ भारत मिशन लाया था, अलग अलग जो टाइम टाइम पे गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स होते रहते हैं, उनके क्या इम्पैक्ट हैं, उनकी डिजाइनिंग कैसी है और कैसे और बेटर हो सकता था, हम ये सब पढ़ते हैं। और उसके बाद जो पॉलिटी एंड उसका जो लास्ट पार्ट है, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटी इंस्टीट्यूशन, अदर स्टेक होल्डर्स, इनके बारे में पढ़ते हैं कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कल को आप क्या करो कि अपनी लोगों की कमिटी बनाओ और दूसरे लोगों की हेल्प करो, या किसी एक, जैसे आप चाइल्ड सेक्शन, चाइल्ड जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, उस कंटेक्स्ट में आपने वर्क करना स्टार्ट किया, आपने एक एनजीओ बनाया, तो उसका एक पॉसिबल रोल क्या क्या हो सकता है। एनजीओ बेसिकली क्या करते हैं ना, देखो, ये स्टेट और सिटीजन के बीच का जो गैप होता है उसको फुलफिल करते हैं। ये सिटीजन की बात को, जो सिटीजन अकेला अपनी बात नहीं रख सकता, उसकी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करते हैं। कई सारे और मीडियम्स हैं, बट यहाँ पे हम आप देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मतलब ये बेसिकली कोऑपरेटिव्स की बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल कुछ भी करेगा तो अच्छे से नहीं होगा, बट कई लोग मिलकर उसको करें तो जो रिस्क है वो भी शेयर हो जाएगा और प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा। दिस वाज ऑल अबाउट योर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कोई डाउट किसी को? ये पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमने डिस्कस किया सिलेबस, इसमें किसी को डाउट कुछ? बोलो बोलो। हैं? आवाज नहीं आ रही बेटा, पीको कर रहा है। नो सर। किसी को प्रॉब्लम नहीं? अब देखो, यहां से यहां तक ये तुम्हारा जो है, ये सोशल जस्टिस की बात करेगा। सोशल जस्टिस मतलब जो वीकर सेक्शन है, जो पोअर सेक्शन है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी के, जैसे एससी, एसटी, कास्ट ओबीसी, वुमेन, चिल्ड्रन, ये जितने लोग हैं, इनके डेवलपमेंट, इनके वेलफेयर की बात करेंगे। तो पहला, सबसे पहले वेलफेयर स्कीम फॉर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड स्टेट्स, मैकेनिज्म, लॉ, इंस्टीट्यूशन, बॉडीज, ठीक है। जो वीकर सेक्शन है उनके डेवलपमेंट के लिए सेंटर और स्टेट कौन से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, इसमें हम उनको स्टडी करेंगे। उनके लिए क्या क्या इंस्टीट्यूशन या उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं, उनकी स्टडी करते हैं, और उनको और अच्छा कैसे बनाया जा सके इसके बारे में बात करते हैं।
इसके बाद देखो जो मेन यहाँ पे है हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स। आज देखो कोविड के टाइम में सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हेल्थ हमारा काफी, जो हेल्थ सेक्टर है काफी अच्छा होना चाहिए। और जो बीच बीच में हम डिस्कस करते रहते हैं कि एजुकेशन का लेवल बिहार में बहुत खराब है तो अच्छा होना चाहिए, इंडिया एज अ होल का खराब है। कई सारे एनजीओज हैं, जैसे एनजीओ एक प्रथम है, वो अपनी रिपोर्ट लाता है। सिमिलरली एनसीईआरटी है, वो एसर सर्वे करता है। तो ये सब एसर रिपोर्ट्स वगैरह जो आती हैं, तो ये सब बताती हैं कि जो इंडिया का स्टेट ऑफ एजुकेशन है वो सही नहीं है। क्लास 8 का बच्चा क्लास 2 के मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता। तो ये सब इंडिकेट करते हैं कि द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, स्पेशली जो मॉडर्न यूथ है, या जो सॉरी जो अभी बच्चे आ रहे हैं जो प्राइमरी गवर्नमेंट एजुकेशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से निकल के आ रहे हैं, तो उनकी जो नॉलेज है दैट इज नॉट एट पार जैसा होना चाहिए। तो हेल्थ और एजुकेशन की क्या प्रॉब्लम है, ह्यूमन रिसोर्सेज की क्या प्रॉब्लम है, उनके बारे में यहाँ पे स्टडी होती है। एंड गरीबी एंड भूखमरी, पॉवर्टी एंड हंगर, यहाँ पे उसकी स्टडी करते हैं कि बीपीएल वाले कैसे हैं, कितने परसेंट जो पॉपुलेशन है वो पुअर है। और अलग अलग जो कमिटीज बनी है लाइक तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमिटीज, उन्होंने अपने अलग अलग आइडियाज दिए हैं कि पॉवर्टी का कैलकुलेशन कैसे किया जाना चाहिए। तो वो कोई कहता है कि सिर्फ इनकम को बेसिस बनाना चाहिए, कोई कहता है न्यूट्रिशन को बेसिस बनाना चाहिए। तो ये अलग अलग इश्यूज हैं। यूएन कहता है कि एमडीपीआई होना चाहिए, लाइक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करता है। ऑक्सफोर्ड ऑक्सफैम की बात करता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है। तो अलग अलग डायमेंशन से हम पॉवर्टी और हंगर को स्टडी करते हैं। और यहाँ पे फिर से देखो गवर्नेंस जो है, इस टॉपिक में गवर्नेंस के बारे में स्टडी करते हैं कि कैसे ई गवर्नेंस इंप्रूव कर रहा है चीजों को। सिटीजन चार्टर आएगा तो कैसे इंप्रूव करेगा, अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करें, ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर करें, कैसे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ग्राउंड पे अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो, कैसे हमारा क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो, कैसे जो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस है वो बेटर हो, कैसे मैक्सिमम गवर्नेंस हो और मिनिमम गवर्नमेंट हो। इन सब के बारे में यहाँ स्टडी करते हैं। और यहाँ पे देखो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज है जिसके आप प्रिपरेशन कर रहे हो, करने जा रहे हो, लाइक जो आईएएस है, आईपीएस हैं, रेवेन्यू सर्वेंट हैं, या फिर जो पोस्टल सर्वेंट हैं, या फिर डिफेंस ऑडिटिंग सर्विसेज में है, जो बेसिकली पूरा एग्जीक्यूटिव डोमेन है, उसका लोकतंत्र को और बेटर करने में क्या पॉसिबल रोल हो सकता है, उसको हम रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी में स्टडी करते हैं। लास्ट पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशन। इसमें हम हमेशा न्यूज़पेपर में स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि इंडिया का रिलेशन नेपाल से कैसे, इंडिया का रिलेशन पाकिस्तान से कैसे, अफगानिस्तान से कैसे, भूटान से कैसे, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, उनके साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, इसमें हम उसकी स्टडी करते हैं। आपको हमेशा जैसे पाकिस्तान का साथ आपको रिलेशन के बारे में अगर कहा जाए तो आपका अप्रोच होना चाहिए कैसे हमारा रिलेशन पाकिस्तान से बेटर हो। आपका टिपिकल जो एक अनएजुकेटेड आदमी का होता है कि पाकिस्तान के साथ हमको लड़ाई करनी चाहिए, आपको एक वैसा अप्रोच नहीं होना चाहिए। आपका अप्रोच होना चाहिए कैसे अपनी इंटरेस्ट हम उनके साथ अच्छे से रह के या उनसे झगड़ा करके, मतलब ओवरऑल इसमें हमारा क्या होता है ना कि इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो प्राइमरी इंटरेस्ट। तो कैसे अगर हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने से इंडिया का इंटरेस्ट हो रहा है तो हम वी विल गो फॉर पॉजिटिव रिलेशनशिप। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, इंडिया के उसके पड़ोसी के साथ कैसे संबंध, पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध है, कैसे संबंध होने चाहिए, कैसे संबंध इंप्रूव हो, क्या क्या उस डायरेक्शन में इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उसको स्टडी करते हैं। और यहाँ पे बायलेटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग। बायलेटरल मतलब जो दो देशों के बीच, कल को सपोज करो इंडिया नेपाल के बीच में कुछ डिस्कशन हुआ तो वो बायलेटरल होगा। लेकिन अगर सार्क की बात होती है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, या बिम्स्टेक की बात होती है, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल कॉर्पोरेशन, वो रीजनल लेवल पे होगा। मतलब कि दो देशों के बीच में आपस में जो इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या डील हो रहा है, एक छोटे से रीजन जैसे एशिया के रीजन में या इंडो पैसिफिक के रीजन में डेवलपमेंट है, वो क्या क्या हो रहा है। और थ्रू आउट द ग्लोब जैसे यूएन की बॉडीज, G677 और नैम, इन सब में इंडिया क्या कर रहा है, जो वहां चेंजेस हो रहे हैं उससे इंडिया को कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, उसको हम स्टडी करते हैं। और इसके बाद effect of policies and politics of developed and developing country of India's interest and Indian diaspora। सबसे पहला पार्ट ये कि कल के डेट में अगर यूएस कोई पॉलिसीज लाता है तो उससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे अभी यूनाइटेड स्टेट ने एक एक्ट लाया था, काटसा एक्ट, जिसका मतलब है कंप्रोमाइजिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट।
उस एक्ट में अमेरिका ने ये कहा कि देखिए भाई, अगर आप ईरान से या रसिया से कोई भी कंट्री डील करती है किसी प्रकार की, तो यूएस उसके ऊपर सैंक्शन लगा देगा। लेकिन हमें यह करना था उसी समय रसिया से S-400 एक हमारा डिफेंस इक्विपमेंट है वो लेना था, और ईरान से हमेशा ऑयल लेते हैं। तो इंडिया के लिए वो काफी टेंशन की बात हुई, अगर काटसा एक्ट ला दिया जाता है तो हमारा रसिया के साथ डिफेंस डील भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और ईरान के साथ जो हमारा कच्चा तेल हम उससे आयात करते हैं वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो ऐसी जो भी टाइम टाइम पे पॉलिसीज आती रहती हैं डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज की, उससे हमारे इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो स्टडी करते हैं, और ये पार्ट है इंडियन डायस्पोरा। इसका मतलब आप कुछ दिन पहले देख रहे होंगे कि जब यूएस में इलेक्शन था तो ट्रम्प वाज सेइंग नमस्ते इंडिया, या अब की बार ट्रम्प सरकार। ये ऐसा क्यों कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे कि ताकि जो इंडियन भारतीय मूल के लोग वहां पे हैं वो उनके इन्फ्लुएंस में आए। और ये इंडियन डायस्पोरा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वहाँ की पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं, वहाँ से पैसे कमा के जो रेमिटेंसेज हैं वो भेज रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो कल्चर ट्रांसफर भी कर रहे हैं। तो इंडियन डायस्पोरा क्या रोल होना चाहिए उसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। और सबसे लास्ट में जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन एजेंसीज के स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं और उनका फंक्शन क्या क्या है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसे लास्ट ईयर 2020 मेंस में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से WHO का काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था। तो ओवरऑल हमारे कहने का मतलब ये है कि आप जब न्यूज़पेपर फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन टॉपिक से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहे हैं या इससे क्वेश्चंस आने चाहिए। कोई डाउट पूरे इसमें अब तक? सब बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग, क्या Yeah. डिफरेंस है सर इसमें? जैसे बायलेटरल मतलब बिटवीन टू, ठीक है। सपोज इंडिया एंड पाकिस्तान, देखो तो सर रीजनल मीन्स मोर देन 2 countries. जस्ट अ सेक, मैं कुछ बताता हूँ आपको। सपोज ये पूरे वर्ल्ड का मैप मान लो है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डीलिंग होती है, तो दिस इज बायलैटरल रिलेशन। लेकिन एक रीजनल, यहाँ पे एक इस रीजन के लोग, एशिया के रीजन के लोग, जैसे आप मान के चलो बिम्स्टेक या सार्क, जिसमें इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, ये सब मिलके कुछ कर रहे हैं, तो दिस इज रीजनल। लेकिन यूनाइटेड नेशन जिसमें पूरे वर्ल्ड के 194 मेंबर्स हैं, तो ये आपका हो जाएगा ग्लोबल। गॉट इट? बायलैटरल मतलब बिटवीन टू, रीजनल मतलब एक रीजनल लेवल पे, जैसे एशिया का, यूरोप का या समथिंग का। ग्लोबल मतलब जो पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज को रिप्रेजेंट करे। गॉट इट? मींस रीजनल मींस सर पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के बीच में, या फिर हाँ, कॉन्टिनेंट हो सकता है, कुछ कंट्रीज में हो सकता है, राइट। ओके, थैंक यू। कोई और? कोई डाउट? सर इंडियन डायस्पोरा फिर से समझा दीजिए। हाँ, इंडियन डायस्पोरा ये इंडिया है, यहाँ के लोग यूएस में भी जाके रह रहे हैं, यहाँ के लोग ब्रिटेन में भी जाके रह रहे हैं, यहाँ के लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके रह रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में यहाँ के लोग रह रहे हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं। तो ये सारे जो लोग इंडियन ओरिजिन के हैं और बाहर रह रहे हैं, इन सबको कलेक्टिवली हम कहते हैं इंडियन डायस्पोरा, भारतीय मूल के विदेशी। अब इनका क्या रोल है उसको हम स्टडी करते हैं। वो बाहर से आप रेमिटेंसेस भी भेजते हैं, वहां से डॉलर में पैसे कमा के भेजते हैं, तो इंडिया का जो एक्सचेकर है वो स्ट्रांग होता है, वहाँ की पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में भी रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर आप सपोज करो कोई कंट्री एक्स है, वहाँ पे 20% इंडियन वोटर है, तो ऑब्वियसली जो वहाँ की गवर्नमेंट रहेगी वो हमेशा इनको माइंड में रखेगी कि हम इनकी कंट्री के अगेंस्ट कोई भी रूल या पॉलिसी ना बनाए, अदरवाइज
ये हमें वोट नहीं करेंगे आने वाले टाइम में। तो ये इनको आप कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में इनको आप यूटिलाइज कर सकते हो। दिस इज अबाउट इंडियन डायस्पोरा। जो भारतीय मूल के बाहर के लोग हैं उनको हम बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा। नेक्स्ट, So Any more doubt? challenges pertaining to the federal structure, इसको थोड़ा explain। फेडरल मतलब होता है कि सेंटर होगा, स्टेट होगा। इन सेंटर और स्टेट के बीच में देयर विल बी डिवीजन ऑफ पावर। मतलब भाई देखो, कुछ काम तुम करो, कुछ काम हम करेंगे। जैसे भारत की रक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की है, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी राज्यों की है, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ पावर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इनके बीच में कोई टेंशन हो तो कौन देखेगा? जुडिशरी देखेगी। और जुडिशरी कैसी होगी? वो इंडिपेंडेंट होगी, उसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलेगा। और तीसरा, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसमें लिखा होगा कि सेंटर का काम क्या है और स्टेट का काम क्या है। इन तीनों चीजों की बेसिस पे ही हम स्ट्रक्चर को बोलते हैं कि फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है। अब इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हो, कुछ ऐसा हो रहा हो कि डिवीजन ऑफ पावर इंक्रोचमेंट हो रहा हो, इसके डोमेन में इंक्रोच कर रहे हैं, ये इनके डोमेन में इंक्रोच कर रहे हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जिससे ये रिलेशन डिस्टर्ब हो सकता है, उसको हम बोलते हैं कि चैलेंजेस पर्टेनिंग टू स्टेट रिलेशनशिप। मतलब आज के डेट में हेल्थ देखो, सेंटर स्टेट दोनों इक्वली रोल प्ले कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो फेडरलिज्म होगा इट विल बिकम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मतलब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। हो सकता है कि दो राज्य अपने में आपस में compete करें कि मैं अच्छा हेल्थ सिस्टम लाऊंगा, ये कहे मैं अच्छा हेल्थ सिस्टम लाऊंगा। तो इसको हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ठीक है। ओके, सर ये क्वेसी जुडिशियल बॉडीज के बारे में कुछ देखो थोड़ा क्वाज़ी brief जुडिशियल पावर, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी मतलब वो बॉडीज जो जुडिशियल तो नहीं है, मतलब जो जुडिशरी का पार्ट नहीं है, लेकिन उनके पास कोई जुडिशियल पावर होता है। मतलब उनको पनिशमेंट और वो करने का पावर होता है, जैसे फाइनेंस कमीशन। अभी आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना, ये आपके आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ये आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी अभी के लिए इतना समझो कि क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज और दोज बॉडीज which are not part of judiciary but they act like judicial organ या judicial organization, ठीक है। कोई डाउट? फेडरलिज्म तो होता है कि a group of people which are bound together with a governing India नहीं, is a आप गलत पढ़ रहे हो, उसको फिर से आप पढ़ना। फेडरलिज्म इज अबाउट डिवीजन ऑफ पावर। दो बॉडी सेंटर और स्टेट के बीच में देयर विल बी डिवीजन ऑफ पावर and there will be independent judiciary to look over this, and last there will be a written constitution who will guide that what will be the responsibility of state and what will be the responsibility of center. okay sir। Mayank sir, I think time हो गया है, so we can close. The books which we can refer, आप सब लक्ष्मीकांत एक बुक है, उसको फिलहाल स्टार्ट करो। बुक्स में के लिए स्पेशल हम आपका एक लेक्चर लेंगे, आप परेशान मत हो। आई विल इनवाइट सम ऑफ माय फ्रेंड हु आर वेरी गुड विद दिस सब्जेक्ट्स। किसी की पॉलिटी काफी अच्छी है, किसी की इकोनॉमिक्स काफी अच्छी है, तो दे विल गाइड यू, ठीक है। कुछ उसमें से सिलेक्टेड भी हैं, कुछ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ऑलरेडी Okay, sir. कुछ पीसीएस सर्विसेज में। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके आप लोग को थोड़ा गाइड करें, तो वो आप बताएंगे आपको कौन सी किताबें पढ़नी। okay sir, thank you sir। मयंक सर क्लोज करें। Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. हाला जी, क्लोज करते हैं सर। ठीक सर, ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। Good night। Good night, sir. Thank